क्या हो जब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की डिमांड हो और ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट में जब सीजे सूर्यकांत के सामने आ जाए तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला आज सुप्रीम कोर्ट में। आज का जो सीन था वो पूरे कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ने अपील फाइल की थी क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी पिटिशन डिसमिस कर दी थी, कॉलिंग इट फ्रिवलेस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस। सिर्फ डिसमिस नहीं किया था, ₹50,000 का कॉस्ट भी इम्पोज किया था। तो कंटेक्स्ट सिंपल है, एडवोकेट ने डिमांड की थी कि एफआईआर रजिस्टर हो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और दूसरे लोगों के खिलाफ इन रिलेशन टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब उन्होंने एक लेजिस्लेटिव एक्ट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एंगल से देखने की कोशिश की। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो बेंच में थे सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और शुरू होते ही सीजेआई का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। तो क्या हुआ है आज की इस हियरिंग में, सीजे सूर्यकांत ने क्या बड़े ऑर्डर पास किए हैं और क्या एक एफआईआर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ रजिस्टर होने वाला है, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा, ये अपील राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती थी जिसमें 50,000 का कॉस्ट इम्पोज किया गया था एक लॉयर पे, जिसने की एफआईआर की डिमांड की थी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इसलिए कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पेश किया था। और जब ये मैटर सीजे सूर्यकांत के सामने आया तो सीजे काफी चौंक गए। उन्होंने कहा कि क्या हाईकोर्ट ने तुम पे कॉस्ट नहीं लगाया, और फिर उन्होंने उनके अटायर पर भी फोकस किया कि आप तो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड भी नहीं हो, लग रहा है कि कुश्ती के मैदान में जाने वाले हो। अब यहाँ पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने बोला कि हाईकोर्ट ने इनफैक्ट इन पर कॉस्ट इम्पोज किया था। तो इस पर सीजे सूर्यकांत ने फिर पूछा कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग, हु मेड द मिस्टेक ऑफ granting you a license, please refrain from filing such petitions, people place trust in you, how will the trust survive if you bring matters like this। अब सीजे सूर्यकांत का यहाँ सवाल ये था कि आप इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवोकेट है, लोगों का भरोसा होता है कि एडवोकेट उनके हक के लिए लड़ेगा, बट लोग भरोसा कैसे करेंगे जब आप ऐसे पिटिशंस फाइल करोगे। अब इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि if you continue to press this, we may have to enhance the cost. You may disagree with an ideology or political position, but that alone does not constitute an offense or justify seeking an FIR against authorities. Even assuming Parliament passes an unlawful law, would that amount to a crime? Please withdraw. Do not put yourself in an embarrassing position. अब व्यूअर्स, यहाँ पे जस्टिस बागची ने कहा कि अगर आप उनके आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पोजीशन से डिसएग्री करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके खिलाफ एफआईआर की डिमांड करोगे। और उन्होंने कहा कि अगर मान भी लेते हैं पार्लियामेंट ने एक अनलॉफुल लॉ पास किया है तो वो क्राइम कैसे हो गया। उन्होंने समझाने की कोशिश की एडवोकेट को कि वो खुद ही इस मैटर को विड्रॉ कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, खुद को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में ना डाले। अब जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ ऑर्डर स्टेट करना शुरू किया। कहा कि द पिटिशनर, अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अपीयरिंग इन पर्सन, states that he has realized his bona fide mistakes and does not wish to pursue the petition filed under BNSS. He undertakes that he will not file any similar complaint application or petition before any court or authority in the future, including matters like the 2020 complaint sent to the SHO Alwar. The petitioner further requests the court to take a lenient view and exempt him from paying the cost imposed by the Rajasthan High Court and from further prosecution. Considering the petitioner's expression of remorse, his undertaking and other mitigating factors, the court directs that paragraph 16 of the High Court's impugned judgment shall remain in abeyance indefinitely. However, the said paragraph will automatically revive if the petitioner breaches the undertaking in any manner, directly or indirectly. इसका मतलब क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने ₹50,000 का कॉस्ट इमीडिएटली कैंसिल नहीं किया है, उस डायरेक्शन को इंडेफिनिट होल्ड पर रख दिया है, लेकिन कंडीशन के साथ कि अगर एडवोकेट ने अपनी अंडरटेकिंग वायलेट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हाईकोर्ट का कॉस्ट वाला पैराग्राफ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। अब ये कंडीशनल लीनियंसी है, स्ट्रिक्ट भी और फेयर भी। तो व्यूअर्स, हमने देखा ही कि कैसे सीजे सूर्यकांत ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किया था और ऑर्डर्स दिए हैं, और हियरिंग जैसे ही शुरू हुई थी उन्होंने सीधा पूछ भी दिया था कि इनको कॉस्ट नहीं लगाया हाईकोर्ट ने, बैंड वैंड कुछ नहीं पहना है, लग रहा है कोई दंगल में उतरने वाले हैं। मतलब इनडायरेक्टली कहा कि ये कोर्टरूम है, रेसलिंग एरेना नहीं, और ये सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है।
ऐसे सेंसेशनल पिटिशंस फाइल करना और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले आना लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब जब बेंच को बताया भी गया था कि हाई कोर्ट ने एक्चुअली ₹50,000 का कॉस्ट लगाया था, तब बेंच ने एडवोकेट से पूछा भी था कि हाउ मेनी ईयर्स एट द बार। एडवोकेट ने जवाब दिया था फ्रॉम 1995। तो सोचिए ऑलमोस्ट 30 साल की प्रैक्टिस। इसलिए सीजे सूर्यकांत का शार्प रिमार्क भी आया कि हु कमिटेड द मिस्टेक ऑफ गिविंग यू अ लाइसेंस, प्लीज डोंट फाइल सच पिटिशंस, पीपल बिलीव यू, हाउ विल पीपल ट्रस्ट यू इफ यू फाइल ऑल दिस। अब ये लाइन सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरे लीगल प्रोफेशन को रिमाइंडर भी थी कि एडवोकेट सिर्फ क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, कोर्ट का ऑफिसर भी होता है। पब्लिक का ट्रस्ट भी उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपीरियंस लॉयर्स ऐसे पिटिशंस फाइल करेंगे तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। अब एडवोकेट ने अपनी तरफ से आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन का पॉइंट रेज किया था। उनका कहना था कि उन्हें एक्ट से प्रॉब्लम है, पर इसी पर जस्टिस बागची ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि ये लीगली वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि यू मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फ्रॉम आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बट दैट डज नॉट गिव राइज टू ऑफेंस और यू आस्क FIR अगेंस्ट एन अथॉरिटी। मतलब सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। और जिसके बाद हमने देखा भी है कि जस्टिस बागची ने एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे उठाया कि मान लेते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए अगर पार्लियामेंट एक इलीगल लॉ भी पास करे तो क्या वो क्राइम हो जाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का कोर है। अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो रेमेडी है चैलेंज इट थ्रू जुडिशियल रिव्यू, रिट पिटिशन फाइल करो, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आप पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन को FIR के थ्रू क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। जस्टिस बागची ने क्लियर वार्निंग भी दी कि इफ यू प्रेस फर्दर वी हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट सिग्नल था कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करना और प्रोसेस का मिसयूज टॉलरेट नहीं होगा। फिर उन्होंने ऑलमोस्ट एडवाइस भी दिया कि प्लीज विड्रॉ, डू नॉट एम्बारस योरसेल्फ। तो टोन स्ट्रिक्ट थी लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी था, जिसके बाद हमने देखा भी कि एडवोकेट ने रियलाइज किया कि सिचुएशन सीरियस है और उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ही डिड नॉट विश टू परस्यू द पिटिशन फर्दर, सिर्फ विड्रॉ नहीं किया, अंडरटेकिंग भी दी और कहा भी कि वो फ्यूचर में कोई भी कंप्लेंट, एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिगार्डिंग दैट 2020 कंप्लेंट जो SHO अलवर को भेजी गई थी। अब इस पूरे एपिसोड से कुछ स्ट्रॉन्ग टेक अवे निकलते हैं। पहला, जुडिशरी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स को क्रिमिनलाइज करने का फोरम नहीं है। डेमोक्रेसी में डिसेंट अलाउड है लेकिन डिसेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल रूट होता है। सेकेंड, लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। CJI का स्टेटमेंट कि पीपल बिलीव यू ये क्लियर रिमाइंडर है कि एडवोकेट जब कुछ फाइल करता है उसका वेट होता है। थर्ड, अब्यूज ऑफ प्रोसेस पर कोर्ट्स काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। फ्रिवलेस पिटिशंस पर कॉस्ट इंपोज करना एक डेटरेंट टूल बन रहा है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टनेस के साथ कंपैशन भी शो किया, रिपेंटेंस देखा, अंडरटेकिंग ली और एक फाइनल चांस दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखो तो पार्लियामेंट का लॉ पास करना लेजिस्लेटिव फंक्शन है, उसको चैलेंज करने का रूट जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन उसको FIR के थ्रू क्रिमिनल एक्ट बनाना सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्टर्ब करता है। इसलिए जब जस्टिस बागची का हाइपोथेटिकल सवाल आया कि इफ पार्लियामेंट पासेस एन इलीगल लॉ इज इट अ क्राइम, ये लाइन लीगली बहुत सिग्निफिकेंट है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब ऑटोमेटिकली क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का क्वेश्चन जुडिशियल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का नहीं। फाइनल रिजल्ट सिंपल था, पिटिशन विड्रॉ, कॉस्ट होल्ड पर, स्ट्रिक्ट वार्निंग रिकॉर्ड पर, अंडरटेकिंग बाइंडिंग, मैसेज भी क्लियर था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह है, लेकिन क्रिमिनल लॉ को पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का टूल नहीं बनाया जा सकता। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।